इसको ऑन करो फिर वीडियो को दो तरफ अरे फिर अरे प्लीज अरे पांच करो दूसरे सिस्टम में सुन दो थोड़ी चलो उधर देखिए उधर भी जाए जाता है सिस्टम सब पे ये तो कैमरे की क्वालिटी अलग लग रही है नहीं ये एचडी चल रहा है एचडी मल्टी ये लाइट जलता है खराब उससे क्या तो भी इसका एचडी काम करता है कैमरे तो वो अपने को कैमरा देखना ही है इसके अलावा करना नहीं अपने को मोबाइल पे दिखाना पड़ता है ना अच्छा ये क्वालिटी देखने के साथ उतना मजा नहीं अच्छा फिर ऐसा करो ऊपर बैठ जाओ वो तीनों पर ये दो नहीं जलते भाई मैं सिस्टम शिफ्ट कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा वेट करें, मैं सिस्टम शिफ्ट कर रहा हूँ फॉर मोर क्लियरिटी। ठीक है, एचडी जहाँ चल रहा हूँ दिखते हैं ना। इसमें भी मतलब पीछे जाते हैं छाले इस वाले पे दो लगा नहीं ठीक है दो दो बैठे पूरा आवाज आएगी ना हाँ नहीं आ रही है उधर पीछे
Good morning to all of you. I think now clarity is better, right? चलिए भाई, तो बात करनी है हमें। बताइए कहाँ तक बात हुई थी पिछली मुलाकात में, बातें कहाँ तक हुई थी? पिछली मुलाकात में कहाँ तक का खेल हमने खेल लिया था? पॉलीफिनाइल। अच्छा, पॉलीफिनाइल स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, पॉलीफिनाइल स्टार्ट हो गया था। चलिए फिर देखते हैं। पॉलीफिनाइल में लास्ट क्या बताया था मैंने? पॉलीफिनाइल में लास्ट क्या बताया था? पॉलीफिनाइल का एग्जाम्पल डन हो गया था। पॉलीफिनाइल का एग्जाम्पल भी डन हो गया था। वेरी गुड। ठीक है, मतलब पॉलीफिनाइल भी डन है। मतलब हमें सीधे मामले स्टार्ट करने कॉन्फ़िगरेशन से, ऐसा? चलिए, 4 एग्जाम्पल थे, है ना? मतलब पॉलीफिनाइल के 4 एग्जाम्पल्स थे। ओके ग्रेट, शाबाश। चलिए, तो फिर मामला हमें सीधे स्टार्ट करना। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिव कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ये बता रखा आपको मैंने। कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है बता रखा आपको मैंने। इसका एग्जांपल क्या था? एक चार्ट बनाया था मैंने, ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढना। ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढना सिखाया था क्या? एक डब्बा बनाया था, 3 एग्जांपल लिए होंगे, 3 डिफरेंट एग्जांपल्स लिए होंगे उसमें। 3 डिफरेंट एग्जांपल्स लिए होंगे हमने, जहां हमने क्लियरिटी दिखाई थी। हाँ वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो एक क्वेश्चन आता है ये हमारा। देखिए, क्वेश्चन है एक अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? थैंक यू भैया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये एक सवाल होता है। अपन ने पिछला क्या था? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम जानते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के हमने अलग अलग कंडीशन पढ़ी थी। कंडीशन नंबर 1 कहती थी क्या? कि भाई हमें करना क्या होगा, हमारा काम क्या होगा। हम जानते हैं हमें करना ये होगा कि भाई अगर ए का कार्बन कायरल है तो डेफिनेटली एक्टिव ही होगा। अगर एक से ज्यादा है तो हमें पीओएस और सीओएस चेक करने पड़ते हैं। और अगर मान लीजिए जीरो कायरल है तो जीरो कायरल के साथ भी ऑप्टिकल एक्टिविटी आ सकती है, बशर्ते वो क्या हो? पॉलीफिनाइल या फिर पॉलीइन का केस होने वाला हो, एलिन मॉलिक्यूल का केस होने वाला हो। ठीक है भैया, ये अपने बातें कर रखी। चलिए, अब आता है क्या? ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी में और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फर्क है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फर्क है। ठीक है भैया, ऑप्टिकल एक्टिविटी में और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फर्क है। और वो फर्क क्या है हम समझते हैं, देखते हैं। अगर बात करें फर्क की, ठीक है, तो फर्क कहता है कि भाई हर वो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है, हर वो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो करेगा ही करेगा। जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा ही करेगा। पर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, बशर्ते उसमें कायरल कार्बन आ जाए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो कंडीशन होगी, जो कंसेप्ट है, वो क्या कह सकते हैं अपन? वो कंसेप्ट है कि या तो इसमें क्या आ जाए, कायरल कार्बन आ जाए, या हो जाए वो ऑप्टिकली एक्टिव। इधर कायरल कार्बन is present or molecule is chiral। इन्हें दोनों में से कोई भी हो जाए, इन्हें दोनों में से कोई भी चीज हो जाए तो वो ओ आई कर देगा। चलिए समझते हैं इस खेल को एग्जाम्पल लेकर के, डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप ही बताएंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसके क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहे हैं अपन, है ना? देखें, तो जैसे कि मान लीजिए आपसे मैं बोलता हूं कि भाई कि क्या ये कंपाउंड, ये कंपाउंड ओ आई करेगा या नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा, बताएं। पहला, दूसरा, तीसरा,
ये 3 एग्जांपल से हमें समझ में आ जाएगा। बताएं पहला करेगा या नहीं करेगा, पहला करेगा या नहीं करेगा, पहला करेगा क्या? डेफिनेटली, वेरी गुड आयुष, एकदम सही जवाब आपका, है कि नहीं? नहीं सब बोले नहीं, यहाँ बोल रही है यस, बिल्कुल। बताएं अगर पहले की बात की जाए तो पहला कंपाउंड क्या ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? बताएं मुझे, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? जी हाँ बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव है, जाहिर सी बात है। तो तुमने कहा है कि या तो कंपाउंड आइदर क्या हो जाए, इधर क्या हो जाए, कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, या फिर मॉलिक्यूल कायरल हो जाए। और मॉलिक्यूल कायरल का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसे दो इक्वल हाफ में काटना नामुमकिन हो, उन्हें बोलते हैं अपन क्या? कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है भैया, और हर कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। इसका मतलब डेफिनेटली ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है। नंबर 2 बताएं, नंबर टू करेगा या नहीं करेगा? नंबर 2 करेगा या नहीं करेगा? नंबर 2 करेगा या नहीं करेगा? नंबर टू, हाँ कुछ लोग बोल रहे नहीं नहीं नहीं, देखे समझते खेल को, देखा जाए ध्यान से देखें अपन यहाँ पर। इस केस में बताएं मुझे कायरल कार्बन है या नहीं है? नंबर 2 मॉलिक्यूल जो है उसमें कायरल कार्बन है या नहीं है? है क्या? है, वेरी गुड है। बताएं कितने कायरल कार्बन है? हाउ मेनी कायरल कार्बन आर प्रेजेंट? 2 कायरल कार्बन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये आपको देखा सिखा रखा है, 2 कार्बन कायरल है। तो फिर दिक्कत क्या है? मैं कहा ना कंडीशन क्या है इसकी, या तो कायरल कार्बन आ जाए या मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। हाँ मैं मानता हूं कि कायरल कार्बन है, इसमें बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, पीओएस आएगा, पर फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज मैं कहा है कि या तो मेरे पास क्या आ जाए, कायरल कार्बन आ जाए, या कैसा हो जाए, मॉलिक्यूल कायरल हो जाए। ये 2 केसेस हैं। मॉलिक्यूल कायरल मतलब क्या? ऑप्टिकल एक्टिव, या तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो, अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो कम से कम उसके पास क्या हो, कायरल कार्बन हो। ये 2 बातें होती हैं। ठीक है भैया, ऐसा। तो पहला वाला क्या था? जो पहला था वो ऑप्टिकली एक्टिव था इसलिए कर रहा है ओ भाई। नंबर 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्टिव तो नहीं है पर फिर भी करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज उसके पास क्या है, कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन की वजह से करेगा। बताएं नंबर तीन में क्या होगा? नंबर 3 में कायरल कार्बन है या नहीं है? नंबर 3 में कायरल कार्बन है या नहीं है? नंबर 3 में कायरल कार्बन है या नहीं है? बिल्कुल है, शाबाश। कितने हैं, कितने हैं, कितना है? एक है, वेरी गुड, शाबाश, है कि नहीं? तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? कंपाउंड कैसा है, एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव है, बिकॉज जिसके पास एक कायरल कार्बन होता है वो डेफिनेटली क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मतलब ये कैसा है, कायरल कार्बन है उस कारण भी कर सकता है और ऑप्टिकल एक्टिव तो है ही है। मतलब ये तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा, बिकॉज ये तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है भैया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मतलब दोनों फॉलो करना हो, एक से भी काम चलेगा हमारा। ठीक है ना, एक से ही काम चलेगा। इसलिए अपने दोनों कंडीशन देख ली कि पहले में सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव था, ओवाई कर रहा था। दूसरे में इनएक्टिव था पर कायरल कार्बन था तो ओवाई कर रहा था। तीसरे में कायरल कार्बन भी है, एक्टिव भी है, तो भी ओवाई कर रहा है। इस तरीके से तो दोनों फॉलो करना नेसेसरी नहीं है, कोई एक भी फॉलो कर जाएगा तो काम चल जाएगा। बता रही क्या, ये दिखाने के लिए 3 एग्जाम्पल ये थे। अब नंबर 4 और 5 में आप बताएं, नंबर 4 और 5 आप टाइप करें। नंबर 4 में क्या लगता है आपको, नंबर 4 में कि इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी? नंबर 4 में ओवाई होगा या नहीं होगा? और सेम मान लेता है नंबर 5 में, क्या लगता है आपको, नंबर 4 में ओवाई होगा या नहीं होगा? 4 में लोग बोल रहे हैं और 5 में बोल रहे हैं नहीं होगा। वेरी गुड, नंबर 4 में होगा, डेफिनेटली बात है। पता अच्छा नंबर 4 में क्यों हो रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव है इस कारण, या फिर कायरल कार्बन है इस कारण? कायरल कार्बन है, जाहिर सी बात है कायरल कार्बन है यहाँ पर। एक ये कार्बन कायरल है और ये कार्बन कायरल है, ये पूरा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। किससे है, कायरल कार्बन है। जब दो दो कार्बन कायरल है इसका मतलब डेफिनेटली करेगा ही करेगा। नंबर 5 बताएं, नंबर 5 में कोई कायरल कार्बन है क्या? नंबर 5 में कोई कायरल कार्बन है क्या? नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं अगर यहाँ चेक करने जाऊंगा तो एक CH3 आएगा और एक क्या जाएगा, H आ जाएगा। दोनों कैसे हैं, अलग अलग, पर 2 वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी। ये वैलेंसी क्या है, सेम 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 सेम, ये क्या हो गया, कॉमन।
तो कॉमन के पहुंचते तक सारे वैलेंसी सेम हो गई। इसका मतलब ये बात तय हो गई है कि भाई अब कुछ होने वाला नहीं है। जब कॉमन तक पूरी वैलेंसी सेम मिल जाए तो बोथ वैलेंसी सेम मानी जाएगी, और जब बोथ वैलेंसी सेम, इसका मतलब क्या हो गया, कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। फिर देखते हैं, अगर कायरल नहीं है तो क्या पता मॉलिक्यूल कायरल हो। नहीं, बिना कायरल कार्बन के अगर आपको करना है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या फिर ओआई करना है, तो उस केस में आपका एलिन या पॉलीफिनाइल होना नेसेसरी है। पर ना तो ये एलिन है और ना ये पॉलीफिनाइल है, तो खेल खत्म। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सिमेट्री भी आने वाली है। आपको बताया भी था मैंने जब अपन पीओएस पढ़ रहे थे कि भैया अगर आप काटने जाएंगे डायगोनल पर दो लोग लगे हैं, डायगोनल पर बताया था, डायगोनल पर दो लोग लगे हैं, सेम साइड अपोजिट साइड, वो मतलब नहीं बनता, कटेगा ही कटेगा। बताया था आपको मैंने बात कि अगर दो लोग डायगोनल पर लगे हैं तो कटना तय है। आपको मैंने ये बात बताई थी, बताया था भैया, शाबाश। ऐसा तो दोनों कहाँ हैं, डायगोनल लगे हैं, इसका मतलब कटना तय है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बात तो तय है, बिकॉज डायगोनल पर चीजें लगी हैं, कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब इनएक्टिव तो होगा ही होगा। बस एक ही जुगाड़ था इसके पास कार्य बनने का, और वो क्या था कि भाई इसके पास कायरल कार्बन आ जाए तो ये कर पाता हमारा ओआई, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है भाई, चले। ये था हमारा मामला जो सीखना चाहिए था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन करेगा, ओआई कौन करेगा। तो ओआई भी जानते हैं अब आप, और ऑप्टिकली एक्टिव जानते हैं आप। ठीक है भाई, दोनों फर्क है। सबको लगता है कि सेम मामला है, मोस्ट ऑफ द लोगों को यही लगता है कि सेम मामला है, सेम मामला है, ठीक है ना। ऐसा पैसा होता नहीं है। चलिए समझते हैं, एक केस देखते हैं, फीसर प्रोजेक्शन समझते हैं हल्का सा कि क्या होता है फीसर प्रोजेक्शन। जैसे देखिए ये मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर आप कभी भी कुछ भी करेंगे ना, कभी भी कुछ भी करेंगे, तो इस केस में आपको दिखाई देगा दो मामला। मामला क्या दिखाई देगा कि भाई अगर इसकी बात करी जाए तो क्या होगा कि आप कुछ भी करेंगे ना तो दो वैलेंसी प्लेन में आएंगे, दो वैलेंसी प्लेन में और दो प्लेन से बाहर। जिसकी मान लो अगर ऐसे लेते हो, ऐसे देखते हो, ये दोनों प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, ऐसा एक प्लेन में है, एक प्लेन में है, तो एक पीछे आएगा और एक बाहर आएगा। और मामला ऐसा, एक अंदर और एक बाहर आएगा। ठीक है, तो इसे अपन फीसर में कैसे करते हैं कन्वर्ट, फीसर में करते कन्वर्ट ऐसे, कैसे, ऐसे देखते हैं इसको, ऐसे इस तरीके से कि दो, मतलब सबको अपन प्लेन से बाहर कर देते हैं, सबको प्लेन से बाहर, दो वैलेंसी ऐसे आगे और दो वैलेंसी ऐसे आगे और पीछे। आ रहा मामला ऐसा, मतलब जो मामला बनता है इसे ऐसे करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्लेन में दिखाई दे रहा हो, ओनली कार्बन। जैसे कि मान लो ये देखो, अब देखो आपको दिखाई देगा ऐसे। इस केस में आप जो प्लेन ले रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्लेन दिख रहा है। इस पेंसिल, इस पेन की प्लेन में कौन दिख रहा है, ओनली कार्बन दिख रहा है। बाकी दो कहाँ है आगे, बाकी दो कहाँ है पीछे, ऐसा। तो ये कंडीशन होती है क्या, हमारी फीसर प्रोजेक्शन। अब इस केस में आप इसे दीवार पे ऐसे मार दोगे, चिपका दोगे ऐसे, तो चारों अलग अलग बन जाएंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा खेल। अगर ध्यान से देखा जाए, फीसर में कन्वर्जन बता रहा हूं आपको मैं। ये अपन ने कार्बन लिया मान लीजिए, तो इस कार्बन से जो ऊपर और नीचे वाली वैलेंसी कहाँ होती है, पीछे की तरफ, और जो आजू और बाजू वाली होती है कहाँ होती है, आगे की तरफ, ऐसा। अब ये जो चीज है मतलब कैसा है, दो वैलेंसी वेज पर आगे और दो कहाँ है, ऐसे पीछे की तरफ। अब इसे दीवार पर से मारूंगा फच, तो चिपक जाएगा। इसे चिपका रहा दीवार पे, ऐसे मारा मैंने फच, क्या जाएगा, चिपक जाएगा, 2D प्लेन बन जाएगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आ रहा मामला ऐसा, इस तरीके से। तो यहाँ पर मान लो Cl है, यहाँ पर मान लो Br है, यहाँ पर I और यहाँ पर F है, तो इसका फिक्सर क्या बन जाएगा, ये F Br, ये Cl और ये I। तो आज के बाद जब भी फिक्सर बनेगा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी वर्टिकल लाइन वाली वैलेंसीज है वो कहाँ होती हैं, आपकी तरफ, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। और जो वर्टिकल लाइन वाली है, जो भी वर्टिकल लाइन वाली है वो कहाँ है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन वाली है, एचडेड हॉरिजॉन्टल वाली, वो कहाँ होती है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये फॉर्म आपको आना चाहिए। जब भी मतलब याद रखना, जब भी आप फीचर देख रहे हैं, आगे कर रहे हैं, बाहें फैला रहे हैं, ऐसा बाहें फैलाते कहाँ थे, आगे की तरफ। जब दो आगे आएगा तो बाकी दो कैसे लगेंगे, अपने आप ही पीछे। आ रहा मामला, तो याद रखना फीचर मतलब क्या, बाहें फैलाना। आ रहा मामला, खत्म किया, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है भैया, अब इसका इस्तेमाल करेंगे अपन डिफरेंट प्रोजेक्शंस में। इसे आपको बता रहा था हल्का था कि क्या होता है फीचर एक्चुअल में। ठीक है, चले समझते हैं खेल को, लेते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है भैया, तो कॉन्फ़िगरेशंस इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। सबसे पहला हम देखेंगे इराइथ्रो एंड थ्रियो। इराइथ्रो एंड थ्रियो देखना है हमें, ठीक है भैया, ऐसा। इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट आरएस कॉन्फ़िगरेशन।
थर्ड देखेंगे हम डी एंड एल, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। और जो फोर्थ मामला है वो है स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। स्मॉल डी को आप सिखाते हैं किससे? प्लस से, तो वो भी लिख देते हैं स्मॉल डी या प्लस, इसे आप कहते हैं, आपको मैंने पहले बताया था ऑप्टिकल के पहले लेक्चर में, स्मॉल डी या प्लस एंड एल या फिर माइनस। ये कौन सा सिस्टम है, इस सिस्टम में कैसे देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इनके बारे में बता दूं आपको मैं हल्का सा। इराइथ्रियो और थ्रियो आप देखकर बता पाते होते हैं, मगर जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, आरएस आरएस क्या है? एक एब्सोल्यूट, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट, मतलब किसी मॉलिक्यूल की कोई नीड नहीं है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होगा, डायरेक्टली आप उसका बता दें कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है ऐसा। तो जो हमारा आरएस कॉन्फ़िगरेशन है ये एक एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। जबकि जो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन है ये होता है रिलेटिव, किसी के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। आप समझते होंगे रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में फर्क क्या है। जैसे कि मान लीजिए क्लास में दो बच्चे बैठे हैं और मैं एक को बोल रहा हूँ कि तुम्हारा वेट 60 केजी है और तुम्हारा वेट 120 केजी है, ऐसा मान लेते हैं, सपोज करते हैं 120 केजी, मतलब हाई लगी बहुत ज्यादा हो गया, पर सपोज करते हैं, माना कि ऐसा बताया कि एक का 60 है और तुम्हारा कितना है 120 है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ इनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुआ इनका? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट है कि नहीं? अपन ने इनको बता दिया कि आपका इतना है, आपका इतना है। मगर क्या होता है रिलेटिव, कि एक के रेस्पेक्ट में बताया जाए, मतलब एक का 60 एक का 120 है, तो क्या बोलूं कि आपका इसके रेस्पेक्ट में दुगुना है। तो दोगुने के लिए आपको क्या चाहिए? रेफरेंस चाहिए, कि किसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं। मैं बोलूं कि फलाने का वेट ढिकाने के दुगने हैं, आपको दोनों का वेट समझ नहीं आएगा। आपको चाहिए क्या? कि किसी एक का दिख जाए, कोई एक भी दिखाई दे जाएगा तो आप दूसरे का अंदाजा लगा लेंगे कि मान लीजिए अगर इसका इतना है तो दूसरे का डबल, मतलब ऐसा होगा, या फिर उल्टा होगा कि मान लो ऐसा दिख गया आपको, तो दूसरा मतलब इससे कम है, आधा है, तो लगभग ऐसा एकदम पता सा होगा, ऐसा इस तरीके से। इसे बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। मगर मैं आपसे बोलूँ 60 केजी, तो आपके दिमाग में यही बन जाएगी, हाँ 60 मतलब इतना होता होगा, 80 केजी हाँ इतना होता होगा, 120 अच्छा ही तो ऐसा होगा, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आ रहा मामला जिसके बारे में आपको अंदाजा लग जाए। पर अगर चाहिए रिलेटिव तो आपको उसके लिए रेफरेंस चाहिए होता है, किसी के रेस्पेक्ट में। तो वैसे ही जो DL है वो किसी के रेफरेंस में आता है, उसका नाम है डी ग्लिसरल्डिहाइड, उसके रेफरेंस में यहाँ पर सारी बातें होती हैं। देखिए बात की जाए किसकी? आरएस कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर कहीं कोई रेफरेंस की नीड नहीं होती है। चलिए समझते हैं सबसे पहले इसमें इरेथ्रियो एंड थ्रियो को। पहला कॉन्फ़िगरेशन इराइथ्रो एंड थ्रियो, इराइथ्रियो एंड थ्रियो। यहाँ पर आपको दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं अपन, है ना, उसी से आपको काम करना है अगर ध्यान से देखा जाए तो। इस केस में बस एक बात ध्यान रखना है, जैसे मैंने मान लो R लिया, ये R लिया, यहाँ लिया OH और ये OH, ये H और ये H, तो आप देख सकते हैं कि ये एक R है, दोनों R है कि नहीं है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि इराइथ्रियो और थ्रियो अप्लाई तभी होता है जब इन दोनों R की वैल्यू सेम ना हो। R इज नॉट इक्वल टू R डैश, अगर ये खेल है तभी मामला बनता होता है। आर मामला ऐसा कि R इक्वल टू R डैश, अगर ऐसा हो रहा है मामला तो उस केस में हो पाएगा। R इज नॉट इक्वल टू R डैश, मतलब यहाँ पर एक होगा R, एक होगा R डैश, इसको R डैश ले लेते हैं। तो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब टॉप वाला और बॉटम वाला जो एल्काइल पार्ट है वो सेम होना नहीं चाहिए। उसी के लिए आपका इराइथ्रो एंड थ्रियो एप्लीकेबल होता है, बस ये एक जानने वाली बात है। बाकी सबको पता होता है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड, जैसे कि OH और OH सेम ग्रुप कहाँ है? सेम साइड, तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो जाए तो हम बोलते हैं इसे इराइथ्रो। अगर सेम ग्रुप सेम साइड तो इसे बोलते हैं इराइथ्रो, मतलब ये आपका क्या है? इरिथ्रो। वैसे ही अगर देखा जाए एक होता है थ्रियो, अब थ्रियो क्या होगा? सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो जाएगा तो थ्रियो बन जाएगा। ये OH, यहाँ OH, ये H और ये H, और ये आई रिपीट की R मस्ट नॉट इक्वल टू R डैश, दोनों R की वैल्यू अलग अलग होनी ही चाहिए। यह बन जाएगा सेम ग्रुप अपोजिट साइड।
सेम ग्रुप होना चाहिए, अपोजिट साइड होना चाहिए, तो मामला बनता होता है। सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो हम कह सकते हैं क्या बन जाएगा, ऐसा। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो ये खेल यहाँ पर चलने वाला है, आप देख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं 3O। सेम ग्रुप कहाँ है, अपोजिट साइड है, इसे बोला जाता है 3O। इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या, आसान सा खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रखना ये सिस टर्म्स नहीं है। सिस टर्म्स में आपने जीआई की बात की थी, और जीआई के लिए आपको चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, सब सिंगल अमाउंट ग्राउंड चल रहा है मामला। ठीक है भैया, ऐसा। चले नेक्स्ट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट बस इतना ही था, एराइथ्रो 3O बस इतना ही है। सेकंड वन इज आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए अब बात करते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन की। अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो हम समझ सकते हैं, ये हमने बात करी कैसा होता है ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमें किसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बात नहीं करनी है, किसी के रेफरेंस के बात नहीं करनी है। मतलब यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं चाहिए, डायरेक्टली मॉलिक्यूल देखूंगा और बता दूंगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है भैया, तो डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सकता है, जबकि डी एंड एल में ऐसा होने वाला नहीं है, कैपिटल डी और कैपिटल एल। ठीक है भैया, इसमें एक चीज हो जानी चाहिए आपको, जो लास्ट वाला है स्मॉल डी स्मॉल एल, आपको बता रखा है कि ये आप सिर्फ और सिर्फ पोलैरीमीटर से निकालते हैं। किससे, पोलैरीमीटर से, याद है ना, बताया था। कैपिटल स्मॉल डी स्मॉल एल प्लस डेक्स्ट्रो लीवो अपन बात की थी स्टार्टिंग में, अपन कहा था पहला ही पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट, तब मैंने कहा था। इसका मतलब ये क्या होता है, जो लास्ट वाला है जिसे ये था ना एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये होता है एक्सपेरिमेंटल, ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल, इसे आप देख कर बता नहीं सकते। ठीक है भैया, ऐसा। चलिए अब समझते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन को। देखा जाए आरएस कॉन्फ़िगरेशन, समझते हैं मामले को। देखें तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन दो जगहों पर आते हैं, एक आता है हमारा वेजडेस पर, और एक कहाँ आता है, एक आता है फीसर पोजीशन पर। इसलिए आपको मैंने हल्का सा फीसर का आइडिया दिया है। चलिए समझते हैं खेल को, देखते हैं आरएस होता क्या है। आर जो है वो आता है वर्ड रेक्टस से, और जो एस है वो आता है सिनिस्टर से। ठीक है भैया, रेक्टस एंड सिनिस्टर। रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, जबकि यहां देखा जाए तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये बोला जाता है। ये फर्क है इसमें रेक्टस और सिनिस्टर में। रेक्टस इज फॉर क्लॉकवाइज और सिनिस्टर इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अब इस मामले को समझते हैं अपन। देखिए चलें, तो पहले हमें दो पार्ट में देखने पड़ेंगे। एक आएगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन किसमें, फीसर प्रोजेक्शन में। फिर कहाँ आएगा, आरएस इन वेजडेस। तो चलिए पहले देखते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फीसर प्रोजेक्शन। तो इसमें अपन लेते हैं ए पार्ट पहले। आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फीसर। तो फीसर प्रोजेक्शन में समझते हैं कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखा जाता है। चलिए इसके लिए मैंने कुछ नियम कायदे कानून बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं, उन रूल्स को हम लिख लेते हैं और उसके बेस पर हम काम करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले में क्या करनी है, प्रायोरिटी देनी है। क्या करने में, प्रायोरिटी देनी है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी होती है। ठीक है भैया, चलें। तो सबसे पहला रूल कहता है कि सबसे पहले जो भी 4 वैलेंसी आएंगी, जिसका भी आपको निकालना है, जिस भी कायरल सेंटर का आपको आरएस निकालना है। सपोज करते हैं जैसे कि ये कंपाउंड लिया फीसर पे बनने, वही FCl इसका मुझे आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में यहाँ पर कोई कायरल कार्बन है कि नहीं है, बताएं मुझे। इस केस में यहाँ पर कोई कायरल कार्बन है कि नहीं है, बोलो कायरल कार्बन है कि नहीं है, यस है कि नहीं है। अब इसी जब भी कोई कायल कार्बन आएगा तो उस कायल कार्बन के अपन आरएस निकालते होते हैं। तो अब आरएस निकालने जा रहे हैं अपन। ठीक है भैया, तो आरएस निकालेंगे उस कायल कार्बन का। तो आप देख सकते हैं कि इसके 4 अलग अलग, जब भी होता है कायरल कार्बन तो उस कायरल कार्बन की 4 अलग अलग वैलेंसीज देखने को मिलती हैं।
ये वैलेंसी नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 अलग अलग वैलेंसीज हैं। तो आइए देखते हैं समझते इस खेल को। जब 4 अलग वैलेंसी है, इन चारों वैलेंसीज को पहले सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो आइए देते हैं। सबसे पहला रूल कहता होता है कि प्रायोरिटी इज गिवन अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। Priority is given to all 4 valencies according to CIP rule। CIP रूल याद है क्या? CIP रूल याद है क्या? आपने कहाँ पढ़ा था? CIP रूल याद है क्या? CIP रूल याद है भैया? CIP रूल याद है क्या? फटाफट बताएं, CIP रूल याद है क्या? कहाँ पढ़ा था CIP रूल? कहाँ पढ़ा था आपने CIP रूल? हाँ, जीआई में पढ़ा था अपन ने। ईजेड सिस्टम में, ईजेड सिस्टम में ई और जेड बोलने के लिए पहले हम प्रायोरिटी सेट करते थे, है कि नहीं? तो वही खेल था। सेकंड इज रूल नंबर 2। एक बार हमने प्रायोरिटी दे दी, एक बार हमने प्रायोरिटी दे दी तो हमारी हमें करनी है आई मूवमेंट। क्या करनी है? आई मूवमेंट। और वो आई मूवमेंट कहता है, आई मूवमेंट कहता है कि हमारी आई मूवमेंट कहाँ होनी चाहिए? 1 से 2। कहाँ जाना है? 1 से 2, 1 से 2 जाना है। अगर जरूरत पड़ी तो लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर 4 को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है भैया? चलें ऐसा। तो हमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 है, वहां से कहाँ जाना है? 2 की तरफ। हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 से, ठीक है ना? ऐसा हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 से कहाँ जाना है? 2 की तरफ, सेकंड प्रायोरिटी की तरफ, ठीक है ना? देन आई मूवमेंट विल बी आफ्टर प्रायोरिटी, देन आई वन से कहाँ जाना है? 2 की तरफ। 1 से कहाँ जाना है? डायरेक्टली 2। 1 से डायरेक्टली 2 जाना है। लेकिन मान लो, जैसे मान लो, मतलब क्या इसका? जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, एग्जांपल समझते हैं अपन, एग्जांपल समझते हैं कि 1 से 2 जाने का मतलब क्या हो रहा है। वही FCLBRI लेते हैं, FCLBRI। जैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी आएगी, इसका टर्मिनल नंबर हाईएस्ट होता है, ये 1 होता है और ये 2 होगा। तो मुझे कहाँ जाना है? 1 से 2, ये 1 है ना, तो ये 1 से कहाँ जाना है? 2 की तरफ। और ये घुमा दूंगा ऐसा, तो आएगा रोटेशन क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी है क्या कि हमेशा 1 और 2 आजू बाजू आ जाए? सपोज करते हैं कि मान लो ये 1 यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पर आ गया, फिर क्या करेंगे? 3 है और 4 है, तो 1 से 2 जाने के 2 तरीके हैं कि यहाँ से आप 1 से 2 जाएं वाया 3 जाएं, या फिर आप 1 से 2 जाएं वाया 4। जब ऐसा कंडीशन आ जाए, देखिए अगर आजू बाजू 1 2 दिखाई दे तो सीधे 1 से 2 पे जाएं। देखिए अगर मान लो कि 1 से 2 जाने के लिए आपको किसी ना किसी को क्रॉस करना पड़ रहा है, इधर 3 और 4, थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी क्रॉस करना पड़ रहा है, तो उस केस में जो लोवेस्ट प्रायोरिटी होगा, फोर्थ प्रायोरिटी, उसे ही आपको क्रॉस करना चाहिए, उसे आपको नेवर करना चाहिए। मतलब 1 से 2 जाएंगे डायरेक्टली, या तो फिर अपन 1 से 2 जाएंगे, अगर डायरेक्टली नहीं हो पाएगा तो इनडायरेक्टली, बट वाया क्या? वाया 4 होते हुए। जब करना है नेग्लेक्ट तो 4 को करना है नेग्लेक्ट। आ रहा मामला ऐसा, ठीक है भैया? इस तरीके से। देखिए दूसरा रूल था, रूल नंबर 2। फिर आता हमारा रूल नंबर 3। ये 2 बातें हो गई। अब इसके बाद आते हैं 2 मामले कि लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आई मूवमेंट हो चुकी है। तो आई मूवमेंट होने के बाद अगर, पहले लेते हैं केस 1, थर्ड रूल है कि हमें अब RS बोलना है, तो RS कैसे बोलेंगे? इसमें केस 1 आता है। केस 1 कहता है इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी is present on vertical line। VT मतलब वर्टिकल लाइन। मतलब क्या है इसका? लोवेस्ट प्रायोरिटी इज प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन। ड्रॉप करके दिखाता हूं। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए लोवेस्ट प्रायोरिटी नंबर 4 कहाँ प्रेजेंट है? या तो यहाँ प्रेजेंट है, या फिर कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है। तो ये लाइन कौन सी है? वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है ये? वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन है भैया? ये वर्टिकल लाइन। तो अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ प्रेजेंट है? वर्टिकल लाइन पर है। वर्टिकल लाइन पर है, तो वर्टिकल लाइन पर है, तो उस केस में जो होगा हमारा वो होगा क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज होगा आर। तो उस केस में अगर मूवमेंट है क्लॉकवाइज तो हम बोलेंगे कि इसका होगा कॉन्फ़िगरेशन आर। अगर मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज तो उस केस में बोला जाएगा मूवमेंट है क्या एस। क्या बोलेंगे? मूवमेंट है क्या एस। एंटी क्लॉकवाइज तो मूवमेंट क्या बन जाएगी आपकी एस। ऐसा। तो ऐसे हम करेंगे आर एंड एस डिफाइन जब क्या हो रहा हो लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ प्रेजेंट हो, अगर वर्टिकल लाइन पर है तो। इसे याद करने का जुगाड़ है, इसका वास करने का जुगाड़ है वास और हार, अभी दिखाऊंगा है ना। पहले केस नंबर 2 देख लेते हैं। अब देखते हैं केस नंबर 2 क्या कहता है। केस नंबर 2 कहता है कि अगर मान लीजिए जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो वर्टिकल पर ना होगा, कहाँ गई हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रही है। इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब क्या है कि या तो कंडीशन ऐसी मिल जाए कि यहां आ जाए, या तो कंडीशन ऐसी मिल जाए कि ये कहाँ आ जाए, यहां आ जाए, इस तरीके से। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर आ रही है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रही है कौन लोवेस्ट प्रायोरिटी मतलब फोर्थ प्रायोरिटी। देखो कायल कारण कितने होंगे, 4 तो प्रायोरिटी होंगी 1 2 3 4। तो ये तो सोचने मत कि 4 से कम कोई होगा, संभव ही नहीं है। 4 ही प्रायोरिटी है 1 2 3 4। तो फोर्थ क्या होगी लोवेस्ट प्रायोरिटी होगी और फर्स्ट क्या होगी 1 वाली। ठीक है भैया ऐसा। तो अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रही है तो इस केस में जो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या होते हैं अपन समझते हैं। इस केस में ठीक इसका रिवर्स, वहां क्या था क्लॉकवाइज आर, तो यहाँ क्लॉकवाइज क्या बन जाएगा एस। ठीक है भैया ऐसा। और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज क्या बन जाएगा आर ऐसा। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे, इन्हें याद रखने का एक शानदार जुगाड़ है वास हार। क्या नाम है वास हार। इससे आप याद रख सकते हैं। मतलब क्या कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या बनेगा एस। लोएस्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगा वर्टिकल पर एंटी क्लॉकवाइज एस। और वही अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज तो आर। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पर है और एंटी क्लॉकवाइज एस है तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। या फिर आप इसका दूसरा भी याद रख सकते हैं, चाहे तो इसका जो वाइसा वर्सा है उसे भी आप याद रख सकते हैं। इसका बनेगा वीसीआर, जो बचपन से आप देखते आए हैं। बचपन में वीसीआर होता था, याद है वीसीआर जिसका मुंह जलती थी, वो ये वीसीआर। मतलब क्या वर्टिकल पर क्लॉकवाइज तो क्या बन जाएगा आर। वैसे यहाँ पर क्या था हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज तो इसी क्या बन जाएगा एच सी एस हो जाएगा, है कि नहीं कंप्यूटर साइंस ऐसा। तो क्लॉकवाइज बन जाएगा एस। आ रहा मामला ऐसा। तो इस तरीके से आप इसे आराम से याद रख सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। ठीक है भैया अपन ने इतनी सारी लिख दी अपन ने, है कि नहीं रूल्स कंडीशंस केसेस बना दिए और बहुत ही आसान है, एक बार में हो जाएगा। देखना कैसे 2 वर्ड में समझ में आ जाएगा, 2 लाइनें बोलेंगे मामला अपने आप दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। इतने सारे रूल्स है पढ़ने की जरूरत नहीं, बस अपन लिखना थोड़ा मुश्किल काम होता है, समेटना मुश्किल काम होता है। पर जब देखेंगे समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। जिससे एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं वही लेता हूँ जो अपन ने पहला लिया था। समझते ये एफ सी एल, ये बी आर और ये आई। चलिए चेक करते हैं इसमें। मैंने कहा था 3 बातें करनी है। सबसे पहले क्या देना अपने को प्रायोरिटी देनी है, फिर आई मूवमेंट करनी है और फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चेक करके एस आर बताना है। बस यही 3 स्टेप है। चलिए सबसे पहले प्रायोरिटी चेक करते हैं। बताएं इस केस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन होगा अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन होगा, सीआईपी रूल आपको पता है। इस कार्य का रेस्पेक्ट में बताएं सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी। शाबाश बहुत अच्छी, वेरी गुड है ना, शाबाश बहुत बढ़िया, शाबाश है ना। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट। आ रहा मामला ऐसा। आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है हाईएस्ट, है कि नहीं। हम जानते हैं कि प्रायोरिटी देते वक्त क्या देखते हैं अपन एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होना चाहिए। जिसका भी एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसी का होता है मामला फिर। ठीक है भैया। तो पहला कौन होगा आयोडीन, बिकॉज हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है तो बन जाएगा फट से पहला फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड पर कौन होगा, सेकंड कौन होगा बताएं, सेकंड कौन होगा। वेरी गुड शाबाश, टीचर जी ने सारे छाप दिए की बार में, बहुत अच्छे वेरी गुड। सेकंड होगा हमारा बी आर, कौन होगा सेकंड होगा बिहार, बिहार सेकंड प्रायोरिटी पर। अगला कौन होगा फिर क्लोरीन और लास्ट में आ जाएगा फ्लोरीन। वेरी गुड। इस तरीके से ये हमने बना लिया।
ये हमने कर लिया। अब इस केस में मुझे करनी है आई मूवमेंट। क्या करनी है? आई मूवमेंट। बताएं आई मूवमेंट कहां से कहां होती है? आई मूवमेंट कहां से कहां होती है? कहां से कहां जाते हैं? आई मूवमेंट कहां से कहां करनी होती है हमें? 1 से 2 जाना होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 है और 1 से कहां जाना है? हमें 2 पर जाना है। तो ये हमारा 1 और 1 से जाना 2, इसे आगे बढ़ा देंगे तो बन जाएगा ऐसा। बताएं ये मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब बताएं इस केस में जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो कहां पर है? लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर है? लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर है? लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल लाइन पर। और वर्टिकल लाइन पर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लग जाएगा? वर्टिकल एंटी एस, वास। याद आया? वास, वास लग जाएगा, चामुंडा वास, है कि नहीं? वर्टिकल पर एंटी क्लॉकवाइज एस, तो आंसर आ जाएगा आपका इसका एस कॉन्फ़िगरेशन। वास से आंसर निकल जाएगा, वर्टिकल एंटी क्लॉक एस, वास। ठीक है भैया, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो चलिए फिर अब आपकी बारी, अब आपको ट्राई करने हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहे हैं इसके, ठीक है नहीं? आपकी बारी, चलें। अब आप बताएंगे मुझे आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है भैया, चलिए। मॉलिक्यूल नंबर 2, चलिए ये दो आप ट्राई कीजिए, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये आप ट्राई करें। ट्राई कीजिए, बताएं इस केस में क्या माहौल बनता दिख रहा है आपको? डन है सबका? सबका डन है क्या? अगर सबका डन है तो मेरी बारी, फिर मैं कर देता हूं फिर। ठीक है, चले फिर आए देखें, मेरी बारी, चले समझते हैं खेल को कि यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए चलिए यहाँ पर निकालना है हमें। सबसे पहले क्या करना होता है? प्रायोरिटी निकालनी होती है। क्या करना होता है? प्रायोरिटी निकालनी होती है। आसान खेल है ना? बताएं इन चारों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? सी। गलत जवाब। ओ भाई साहब, सबके सब फंस गए एक ही बार में। वेरी गुड आयुषी जी, सही, एकदम सही है आयुषी की मारी, परफेक्टली परफेक्ट। अरे दादा, सबसे पहले आपको पहला डायरेक्टली अटैच एटम देखना होता है। यहाँ पर पहला कौन है? कार्बन। यहाँ कौन है? कार्बन। यहाँ कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ कौन है? ऑक्सीजन। अरे कौन? ऑक्सीजन। और कार्बन और ऑक्सीजन में जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा ख्याल है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। पता नहीं आपका क्या ख्याल है? ओ यस, ओके, हाँ ठीक है भैया, वेरी गुड। तो ओ हो जाएगा हमारा पहला, तो ये बनेगा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। अब बताएं सेकंड कौन बनेगा? सेकंड कौन बनेगा? सेकंड प्रायोरिटी कौन सी होगी? COH, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन है या हाइड्रोजन है, तो कार्बन तो हमेशा H से आगे आएगा ही आएगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत आई थिंक होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा। चलिए भाई, निकालते हैं प्रायोरिटी, है ना? खेलते हैं खेल। बताएं अब मेरी मूवमेंट, आई मूवमेंट कहां से कहां होती है? आई मूवमेंट कहां से कहां होती है? आई मूवमेंट कहां से कहां होती है? 1 से 2 होती है। ठीक है, 1 से 2 जाना है। ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। अरे 1 से 2 जाना है, मगर अब किसी ना किसी को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर राइट साइड से घूमा तो जाऊंगा कहाँ? 3 को क्रॉस करूंगा। अगर लेफ्ट से घूमा तो 4 क्रॉस होगा। क्रॉस किसे कर सकता हूँ? 4 को। तो 4 को नेग्लेक्ट करना अलाउड है। ये बन जाएगा मामला कुछ ऐसा। आ रहा मामला ऐसा, इस तरीके से। तो ये खेल बनने वाला है। ठीक है भैया, ऐसा। अब बताएं, अब इस केस में जब ये खेल बन चुका है,
बताएं कैसा है ये, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, बिल्कुल घड़ी की दिशा में है, मामला है बिल्कुल क्लॉकवाइज। अब बताएं तो क्लॉकवाइज के खेल में लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ है? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है भैया। तो क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल पर क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पर क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ठीक है, हार का उल्टा, एच ए आर, हार था ना, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉक आर, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, एस, हार का उल्टा एस बनने वाला है। एकदम सही जवाब है, ठीक है भैया। चलिए अगले पे आते हैं, नंबर 3। नंबर 3 बताएं, इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी आपने किसको दी है? हाईएस्ट प्रायोरिटी ओवेच, एकदम सही जवाब है, पहला हो जाएगा ओवेच। बताएं नंबर 2 सेकंड प्रायोरिटी किसकी होगी? सेकंड प्रायोरिटी किसकी होगी? नंबर 2 पर कौन आएगा? CH2OH आएगा, वेरी गुड, एकदम गलत आंसर है, नंबर 2 पर आएगा एल्डिहाइड। इसे ओपन करते हैं, देखें CHO का जो मामला है वो कैसा है, C डबल बॉन्ड OH, जबकि इसकी बात करें तो कैसा है ये, CH2OH। इसे अगर सारे बॉन्ड ओपन फॉर्म में लिखूं किसके, CH2OH के, तो मामला और अच्छा दिखाई देगा, और वो दिखेगा मुझे कुछ ऐसा कि यहाँ क्या है, H H और OH, ये है होता है CH2OH। अब बताएं इस कार्बन की वैलेंसी से इकट्ठा करूंगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और H, जबकि यहाँ क्या बनेगा, ऑक्सीजन H H, बेहतर कौन, बेहतर कौन, बेहतर कौन, अरे बेहतर कौन, जाहिर सी बात है CHO। आ रहा मामला ऐसा, सीधे याद रखना, इसे याद रखने जुगाड़ है, एसिड मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म में सबसे आगे आता है, फिर एल्डिहाइड और फिर कौन, अल्कोहल। जैसे जैसे हो रहा रिड्यूस वैसे वैसे प्रायोरिटी में पीछे जाते जाते हैं, सीधा सा खेल है, ठीक है भैया, ऐसे याद रख सकते हैं इसको आप आसानी से, ठीक है ना। चले तो बढ़ते हैं खेल में, यहाँ नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये हो जाएगा, नंबर 4। अब मूवमेंट करनी है 1 से 2 की तरफ, तो मूवमेंट हो जाएगा 1 से 2। बताएं क्या बनेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्या बनेगा, क्या है ये, क्लॉक की एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है और लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ देखने को मिल रही है आपको, लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ देखने को मिल रही है, लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ देखने को मिल रही है, हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज, हार, क्या बन जाएगा, हार, है कि नहीं। अब ये पूछना हार कौन सा, सोने का या डायमंड का, नहीं नहीं भैया ना है कि नहीं ऐसा, ठीक है। चलें तो ये बन जाएगा मामला इस तरीके से। चलिए ये था हमारा सिंगल कायरल सेंटर वाला, डबल कायरल सेंटर वाले भी एग्जाम्पल होते हैं, उनको देख लेते हैं अपन। डबल कायरल सेंटर, नंबर एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए अब इस केस में कैसे करेंगे, एक बताऊं मैं, क्या आप कर लेंगे, एक बता दूं या ट्राई करने पहले आप। इस केस में दोनों कायरल कार्बन पर RS निकालना पड़ेगा, सेम काम वही है, ठीक है। एक बता दूं मैं, ओके देखें कैसे, प्रायोरिटी एक दिखाता हूं आपको, बाकी आप दोनों कर देना फिर। देखिए एक कार्बन पर प्रायोरिटी दिखाता हूं, जैसे मान लो ये कार्बन कायरल सेंटर है, अब इसकी मुझे प्रायोरिटी निकालनी है। अब इसकी जो प्रायोरिटी निकालनी है तो 4 वैलेंसी देखनी पड़ेगी। बताओ इसकी पहला वैलेंसी क्या होगा, यहाँ कार्बन है, इसकी पहला क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पहला क्या है, हाइड्रोजन। अब बात आती है बड़ा सा ग्रुप है, वहां क्या करना होगा, इसकी पहली वैलेंसी यहाँ पर मान जाएगी अलग कार्बन, आ रहा मामला ऐसा, इस तरीके से निकालना होता है। तो बताएं अब इन चारों में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा होगा, इन चारों में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा होगा, इन 4 वैलेंसी में इस कायरल सेंटर की 4 वैलेंसी हाईएस्ट होगा OH वाला, तो ये बन जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड बताएं, सेकंड कौन सा होगा, सेकंड बताएं, सेकंड अच्छा खेल है, सेकंड कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, COOH होगा, एकदम सही बात है। देखो COH में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ ऑक्सीजन 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 आएगा, जबकि इस कार्बन जो नीचे वाला कार्बन है वहां पर क्या है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, एक H है, मतलब इसकी जो वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन आएगी, इसकी वैलेंसी नीचे वाले की। यहाँ क्या आएगा, तीनों के तीनों ऑक्सीजन आएंगे, इसका मतलब सेकंड कौन सा होगा, COOH विल सेकंड वन। था थर्ड कौन सा बनेगा, थर्ड बनेगा ये नीचे वाला बड़ा ग्रुप, और फोर्थ आएगा आपका H। ऐसा ही आपको नीचे से भी निकालना है, बस पेन चेंज कर लेना, कलर अलग कर लेना, कंफ्यूज हो गए, जैसे यहाँ पे ब्लू कर दिया, तो ब्लू के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा आपका फर्स्ट, ये बन जाएगा सेकंड, ये बन जाएगा थर्ड, और ये बन जाएगा फोर्थ। ऐसे करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब रेड के अकॉर्डिंग निकालते हैं पहले, क्या कॉन्फ़िगरेशन बताएं, 1 से 2 जाना है, ये 1 था, ये 2 था, 1 से 2 पे चला गया, क्या बन गया, ये क्या है, क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्या है ये, क्लॉक की एंटी क्लॉक, अरे बोलो यारों, क्लॉक की एंटी क्लॉक, वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है।
तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में बताएं लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे। तो उस केस में क्या बनेगा, क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल पे हार बन जाएगा, वेरी गुड, आर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल पर एंटी क्लॉकवाइज आर, हार, ठीक है ना। ऐसा वैसे ही ब्लू में देखा जाए तो ब्लू में भी 1 2 3 करते हैं, तो ब्लू में 1 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे, ऐसा इस तरीके से। यहाँ क्या बनेगा, ये क्या है, क्लॉक की एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के केस में अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे क्या बन जाएगा, एस, इस तरीके से। तो ऐसे निकाला जाता है। एक से अगर अधिक कायरल सेंटर आ जाए तो 2 कायरल सेंटर तक एग्जाम में देखा जाता है, हमारे काम का होता है, ठीक है भैया, ऐसा। चलिए इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल आपके लिए, एक आप ट्राई करें, नंबर 5। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत है किसी को, अगर दिक्कत है बताएं, वरना मैं लिखता हूँ फिर आप बनाए, फिर कर लेंगे, कर लेंगे क्या, बोलो यारो, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए फिर यहाँ एक बनाइए आप, ये Cl, ये Br, ये H, ये H, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH2 CH3, ट्राई कीजिए, बनाइए। यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है, दोनों कायरल सेंटर पर आपको निकालना आना चाहिए। डन है भाई, चले तो आगे देखते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना। चले चेक कर लेते हैं, बताएं सबसे पहले में चेक करते हैं इस केस में, इसकी बात की जाए, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी आएगी, Cl की, ये हो जाएगा 1। नंबर 2 पे कौन आएगा, नंबर 2 पर कौन आएगा, अब ये नंबर 2 पर कौन आएगा, नंबर 2 पर आएगा नीचे वाला, जैसे यहाँ देखा जाए, यहाँ पहला क्या है, कार्बन, ठीक है भैया, ऐसा। यहाँ पहला क्या है, कार्बन, यहाँ पहला क्या है, कार्बन, यहाँ पहला क्या है, कार्बन। इस कार्बन से फर्दर क्या है, 3 हाइड्रोजन, जो ऊपर वाला कार्बन है वहां 3 क्या है लगे हैं, हाइड्रोजन। देखिए बॉटम बात कीजिए, कार्बन से पहले क्या आएगा, Br आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए कौन सा आ जाएगा, ये बन जाएगा आपकी सेकंड प्रायोरिटी, ऐसा ये खेल है। और फिर ये बन जाएगा थर्ड, और ये बन जाएगा फोर्थ। CIP रूल में गलती हो सकती है, बस वही है, बस उससे आपको बचना है, तो पहले बढ़ा रखा है कि नहीं, 1 से जाना है 2, 1 से 2 जाएंगे, ऐसा घूम जाएगा। बताइए क्या है, क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्लॉक की एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज में क्या बनेगा, क्या बनेगा क्लॉकवाइज में, क्या बनेगा क्लॉकवाइज में, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा क्लॉकवाइज में, बता सकते हैं क्या, वेरी गुड, S बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बॉटम वाला कलर चेंज कर लेते हैं। बताएं इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी बनेगी, पहला Br, दूसरा कौन सा होगा, सेकंड प्रायोरिटी कौन सी होगा, अब ये अच्छा खेल है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला, सेकंड प्रायोरिटी कौन सी, ऊपर वाला, बिकॉज यहाँ पहला कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इस कार्बन से फर्दर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कार्बन से पहले कौन लग गया, Cl, और Cl की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है, इसे बन जाएगा नंबर 2, ये बन जाएगा।
नंबर 3 बन जाएगा आपका ये, और ये बन जाएगा नंबर 4। तो 1 से जाते हैं 2, ये आया 1 से 2 इस तरीके से, और ये बन गया खेल। बताइए ये क्या है, क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, और जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो कहाँ बैठी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो बन जाएगा क्या, हार, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज आर, इस तरीके से। तो ये मामला बनने वाला है। ठीक है भैया, चलें, ये होता है ना, ये खेल होता है, इस तरीके से निकालते हैं अपन आर एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डेस्क प्रोडक्शन, ये हमारा पहला पार्ट था जो हम देख रहे थे, फर्स्ट पार्ट। आर एस कॉन्फ़िगरेशन किसमें, कब देख रहे थे अपन, जब ये क्या हो रहा था, आर एस कब था, फीचर प्रोजेक्शन में। ठीक है भैया, कहाँ देखा अपन ने ये चीज, फीचर प्रोजेक्शन में। ये मामला था किसका, फीचर प्रोजेक्शन का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सेम केस नंबर 2, आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डेस्क। अच्छा, वेज डेस्क जानते हैं क्या होता है, वेज डेस्क कॉन्फ़िगरेशन, वेज डेस्क प्रोजेक्शन। आपको मैंने वेज डेस्क सिखाया था पहली ही क्लास में, जब मैं अपने बात हुई थी, सबसे पहली क्लास एकदम स्टार्टिंग वाली। अगर याद हो तो, याद है क्या, याद है भैया, याद है क्या। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डेस्क प्रोजेक्शन, वेज डेस्क प्रोजेक्शन में आर एस कॉन्फ़िगरेशन अगर बात की जाए तो, चलिए समझते हैं खेल को कि वेज डेस्क में आर एस कैसे निकाला जाता है। सेम काम यहाँ पर भी होगा, सबसे पहला रूल तो सेम ही आएगा, क्या कि सेट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। यहाँ पे जो रूल नंबर 1 होगा वो तो सेम ही होगा, गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। सबसे पहले आपको सीआईपी रूल का यूज करना है, और सीआईपी रूल का यूज करते हुए आपको प्रायोरिटी सेट कर देनी है। तो आपको करनी प्रायोरिटी, गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी सेट कर देनी है। और जैसे ही प्रायोरिटी सेट हो जाए, उसके बाद यहाँ पर रूल नंबर 2 जो है थोड़ा अलग है। इस केस में आपको चेक करना है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो कहाँ पर है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी डेस्क पर है तब तो मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त उसे लिखा लें कौन सा रोटेशन चल रहा है, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बेस पे आंसर टिका दें। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी फोर्थ पर नहीं है तो उस केस में आपको उसे स्विच करके फोर्थ पर लाना पड़ेगा, और उस केस में खेल थोड़ा जल्दी बन जाना है ना। ये देखें, तो कहते हैं रूल नंबर 2, व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप is present at dash position, जो फोर्थ प्रायोरिटी अगर डैश पोजीशन पर प्रेजेंट है, देन आई मूवमेंट करें अपन कहां से कहां, 1 से 2, या तो डायरेक्टली, या फिर अगेन वही मामला कि 1 से 2 अगर किसी को क्रॉस करना पड़ रहा है तो हम जानते हैं कि क्रॉस कौन होता है, वाया 4। ठीक है भैया, इस तरीके से तो हम इस तरीके से करना होता है। ठीक है भाई, और ऐसा आई मूवमेंट करने पर अगर बन रहा है मामला कैसा, क्लॉकवाइज, क्या बन रहा है, या तो बनेगा क्लॉकवाइज या बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर बनता है क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज में होता है आर, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है एस, रेक्टस क्लॉकवाइज आर। ठीक है, इस तरीके से तो इसका हमें इस्तेमाल करना होता है। ठीक है भैया, इसका हम इस्तेमाल करके आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। बस बात ये होती है, रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी प्रेजेंट ना हो तो उस केस में हमें क्या करना होता है। तो उस केस में उसे स्विच करके लाना पड़ेगा, कहां पर, डैश पर लाना पड़ेगा, डैश पर लाना पड़ेगा। तो ये मामला थोड़ा सा खतरनाक बनता है जहरीला, जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हैं, या फिर अपन चाहे तो लिख भी सकते हैं। देखें, इसकी मान लीजिए रूल नंबर 3, if fourth priority group is not
present at a dash position, then we exchange it with group present at a dash position and reverse the configuration. अब इसका क्या मतलब समझते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा गिवन है, क्या गिवन है, वेज डैश। सपोज करते हैं ऐसा गिवन है, जैसे कि वेज डैश कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, ये आपकी वेज लाइन है और ये आपकी डैश लाइन है, ठीक है। सपोज करते हैं कि जो ग्रुप आपको चाहिए था फोर्थ प्रायोरिटी, वो फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ प्रेजेंट है इस फोर्थ लाइन पर। तो उस केस में करना क्या पड़ेगा, और मान लो यहाँ पर जो भी ग्रुप होगा, ठीक है ना, इसे मुझे फोर्थ पर लाना पड़ेगा। मुझे करना क्या है कि जो फोर्थ है इसे मैं स्विच करके यहाँ ले जाऊंगा और जो यहाँ था उसे उठाकर यहाँ पटक दूंगा इसकी जगह पर। तो मामला कुछ ऐसा बन जाएगा। इस तरीके से, और यहाँ पर आएगी आपकी डैश लाइन इस तरीके से। तो अब जो फोर्थ प्रायोरिटी थी वो वेज से कहाँ आ चुकी है, डैश पर आफ्टर स्विचिंग बदलने के बाद। और जो यहाँ थी फोर्थ प्रायोरिटी जहाँ पर थी पहले, सॉरी जहाँ पर अभी फोर्थ प्रायोरिटी है, वहां से ग्रुप कहाँ चली गई, उस वेज लाइन पर। फिर इसका मैं निकालूंगा कॉन्फ़िगरेशन। सपोज करते हैं इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन आता है, सपोज इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया एस, तो ये जो एस कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, इस कंपाउंड का। मगर मुझसे पूछ किसका गया है, मुझे तो इसका पूछा, इसका पूछा गया, इसका मुझे बताना है। तो आपको बता दो, जब भी आप एक बार स्विच करते हैं ग्रुप में, आई रिपीट, ये भी बताऊंगा मैं रूल ऑफ स्विचिंग, ठीक है, जब भी आप एक बार स्विच करते हैं तो उससे कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है, समाना आता है। क्या बोलते हैं, जब भी आप एक बार करते हैं स्विच तो कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है। अभी आपने कितने बार किया, एक बार, एक स्विच किया, मतलब एक बदलाव किया, आपस में एक एक्सचेंज, वन एक्सचेंज। यहां पर अपन ने वन एक्सचेंज किया है, सिंगल एक्सचेंज। तो उससे क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ठीक उल्टा हो जाता है। सपोज एक्सचेंज के बाद जिस कंपाउंड का आपने निकाला वो क्या आया, एस आया, इसका मतलब जो ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या होगा, आर। तो मुझे आंसर क्या टिक करना रहेगा, आर टिक करना है। ये मैंने लिखा है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर प्रेजेंट नहीं है तो डैश पर लाना। मैं आर एस निकालूंगा कब, जब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर होगी तब। आर एस निकालना कब है, आर एस निकालना तो तभी है जब फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आ रही होगी, तभी निकालना है। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आ रही होगी तभी हमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, निकालना तो उसी केस में। जैसे अपन ने निकाला आर एस कॉन्फ़िगरेशन डैश पर ला करके, तो डैश पर लाने के बाद निकालने पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो रियल नहीं होगा, वो तो उस कंपाउंड का होगा जिस सिचुएशन में आपने उस कंपाउंड को लाने के बाद निकाला है। पर आपसे उसका नहीं पूछा है, उस जो पहले था उसका पूछा गया है, तो उसका क्या होगा, ठीक रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा, बिकॉज आपने एक बार एक्सचेंज किया है। और सिंगल एक्सचेंज से कॉन्फ़िगरेशन उलट जाता है, पलट जाता है। देखो मैं दिखाऊंगा भविष्य में ऐसा कैसे है ना, देखिए। तो मैंने लिखा हुआ है कि फोर्थ ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट एट डैश पोजीशन, देन वी एक्सचेंज इट विद ग्रुप प्रेजेंट एट डैश पोजीशन एंड रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भैया, ऐसा। चलें, तो ये बनता हमारा खेल। अब समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, एग्जांपल्स इसमें थोड़ा सा और क्लियरिटी लेकर आएगी इन पिक्चर्स में। ठीक है, चलें। चले समझते हैं खेल को एग्जाम्पल के फॉर्म में। सपोज करते हैं पहला एग्जाम्पल मैंने लिया ऐसा, ये कार्बन और यहाँ से एक Cl लगा है, यहाँ पर एक लगा है आयोडीन, ये अपने बना दिया एक डैश F, और यहाँ पर लगा हुआ है सपोज करते हैं ये वेज, और इस वेज पर प्रेजेंट है Br। ठीक है, अब इस केस में मुझे बोला गया कि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बताएं।
तो सबसे पहला काम क्या था हमारा, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी निकालना। आइए निकालते हैं। क्या प्रायोरिटी बता पाएंगे क्या? सबसे पहले किसका होगा, ये आप जानते हैं, आयोडीन का होगा नंबर 1, नंबर 2 किसका होगा, ब्रोमीन का, नंबर 3 पर क्लोरीन का, और नंबर 4 पर फ्लोरीन का। ऐसा होने वाला है। जैसे हमने ये कर दिया, अब इसके बाद हमें क्या करनी है, आई चेक करना है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर है। लोवेस्ट प्रायोरिटी 4th पर है, 4 जो है वो डैश पर है या नहीं है। क्या इस केस में जो 4 है वो डैश पर है क्या? बिल्कुल है। अब डैश पर है, इसका मतलब मुझे अनुमति मिल चुकी है, मुझे अलाउड है कि हाँ मैं इस केस में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चेक करके आंसर टिकाऊंगा। ठीक है भैया, क्योंकि अगर डैश पर नहीं होता तो स्विच करना पड़ता, पर डैश पर तो कोई दिक्कत नहीं है। डैश पर है मतलब कोई लफड़ा नहीं है। तो हमें करना क्या है, 1 से 2 जाना है, तो जाएंगे 1 से 2। बनेगा क्या मामला बताइए, क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्या ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज के केस में आप मुझे बताएं क्या होता है, एस या आर? इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं, सीधे एस या आर बोलना है। एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं एस। खेल खत्म, आंसर आ चुका है कि नहीं भैया? ऐसा इसके लिए एंटी एस है ना। आप चाहो तो इसके अपन ट्रिक बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिसे बना था वहां पर वास हार, वैसे यहाँ पर चलता है दास। क्या चलता है, दास। तो 3 चीजें हैं, वास हार दास, वास हार दास, डैश पर एंटी क्लॉकवाइज एस। अरे भैया अगर 4th प्रायोरिटी कहां पर है, डैश पर है, और एंटी क्लॉकवाइज से क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, तो दास चलता है, वास हार दास। खेल खत्म। ठीक है भैया, चले ऐसा चले। तो ये था मामला। अब देखते हैं एक स्विचिंग वाला केस भी देखना चाहिए हमें। एक आप मेरे तरफ से देखें स्विचिंग वाला केस नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज करते हैं ऐसा दिया, मान लीजिए ये लिया कार्बन, और इस कार्बन से दे रखा है यहाँ पर आयोडीन, ये लगा रखा है Br, ये अपनी डैश लाइन बना रहा हूं यहाँ Cl, और ये वेज लाइन यहाँ पर ले रहे हैं F। इस तरीके से अब इस केस में देखा जाए, सबसे पहला काम क्या होता है मेरा, प्रायोरिटी निकालना। सबसे पहला काम क्या होता है, प्रायोरिटी निकालना, हाँ कि ना। चलिए आइए निकालते हैं फिर प्रायोरिटी। बताएं प्रायोरिटी क्या कहती है, प्रायोरिटी क्या कहती है। सबसे पहले क्या आएगा, आयोडीन फर्स्ट, हाँ कि ना। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर आएगा आयोडीन, नंबर 2 पर Br, नंबर 3 पर Cl, और नंबर 4 पर F। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में आप मुझे बताएं, जब प्रायोरिटी निकाल ली है तो अब बताएं मुझे क्या करना चाहिए। 1 से 2 करनी चाहिए मूवमेंट, करनी चाहिए क्या, क्या मुझे 1 से 2 मूवमेंट करनी चाहिए? क्या मुझे 1 से 2 मूवमेंट करनी चाहिए क्या? यस और नो? नहीं नहीं नहीं, शाबाश। बिकॉज इस केस में जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो कहाँ नहीं है, डैश पर नहीं है, तो मुझे अभी अलाउड नहीं है, मुझे अभी अलाउड नहीं है। इसका मतलब मुझे कुछ जुगाड़ लगाकर पहले एस पर लाना पड़ेगा, डैश पर लाना पड़ेगा, हाँ कि ना। मुझे डैश पर लाना पड़ेगा। तो आओ करते हैं स्विचिंग। क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इनके बीच में, है कि नहीं। ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसकी जगह पर, और ये कहाँ जाएगा, इसकी जगह पर। ठीक है भैया, ऐसा। तो आओ करते हैं स्विच, इसे बोलते हैं स्विच करना, स्विचिंग। तो स्विचिंग करेंगे अपन। तो स्विच करने पर जो कंपाउंड बनेगा वो आप मुझे बता पाएंगे। चलिए देखें, तो ये कार्बन जिन दोनों को अपन ने छेड़ा नहीं वो कौन थे, आयोडीन कोई छेड़छाड़ नहीं, ब्रोमीन कोई छेड़छाड़ नहीं। डैश पर से Cl चला गया, कौन आ गया, फ्लोरीन। और वेज पर कौन था पहले, अब कौन चला जाएगा वेज पर, अब वेज पर आ जाएगा Cl। पर क्या इससे प्रायोरिटी बदलेगी क्या, नहीं, प्रायोरिटी तो जो जैसी थी वही रहेगी, है कि नहीं। अब प्रायोरिटी वापस लिख लेते हैं अपन। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब मुझे अलाउड है, अब मुझे मूवमेंट करनी चाहिए। अब बताएं मुझे मूवमेंट कहाँ से, 1 से 2 की तरफ करूंगा। ये मेरा 1 है, 1 से गया 2, ये बन गया मामला ऐसा। बताएं ये क्या है, क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्लॉक की एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अभी बात की थी अपन ने, दास डैश एंटी क्लॉक क्या होता है, एस। तो क्या बन जाएगा, एस, ये एस है। पर क्या ये मेरा आंसर होगा क्या, एस आंसर मार दूं, एस आंसर मार दूं क्या, जो कंपाउंड मुझे देगा, नहीं एस नहीं मारना है। एस किसका है भैया, एस किसका है, अरे ये एस तो इसका है जो आपने स्विचिंग के बाद निकाला है। पर आपने सिंगल स्विच करी है, तो एक बार स्विचिंग करने से जो कॉन्फ़िगरेशन है ठीक उल्टा हो जाता है, ये बात जानते हैं यहाँ पर, हाँ कि ना। तो इसीलिए आपको करना क्या चाहिए, इसका जो आंसर होगा, जो कंपाउंड आपको गिवन है उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर ठीक ये पलट जाएगा, इसका आंसर क्या बनेगा, आर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाता है आर। इस तरीके से आया मामला, आया क्या मामला, बोलो यारो, जोरदार मामला है ये, आया क्या, शानदार खेल है कि नहीं, आया मामला। चलिए बढ़िया, शाबाश। तो अब आपकी बारी। 2 क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, घर से आप करके लेके आइएगा, टाइम हो चुका है।
तो आपको मैं होमवर्क के फॉर्म में 2 क्वेश्चन छाप दे रहा हूँ, ये आप घर से बनाकर लेकर आए। ठीक है भाई, चलें तो होमवर्क आपके लिए नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। ये 2 खेल है, ये आपको खेलना है। इन दोनों का आप होमवर्क है, आप HW कर सकते हैं। आप इनका कॉन्फ़िगरेशन बनाकर लेकर आएंगे अगली मुलाकात में। अगली मुलाकात में देखा जाएगा, ये खेल आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ से वेज डेस्क भी अपना डन हो चुका है। अगली मुलाकात में आपको सिखाएंगे डी और एल और स्विचिंग का इफेक्ट, जो स्विचिंग का इफेक्ट है वो बताएंगे, डी एल बताएंगे, और उसके बाद एंटर कर जाएंगे डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स में, लाइक एनहांसियोमर, डाई स्टीरियोमर, रेसिमिक मिक्सचर और मीजो कंपाउंड। ये 4 टर्म देखने हैं और देखना है कैलकुलेशन, खेल खत्म। सर टेस्ट में पूरा नहीं, टेस्ट में पूरा नहीं आएगा। टेस्ट में आप सिमेट्री एलिमेंट के पहले तक का करें, सिमेट्री एलिमेंट नहीं आएगा, सिमेट्री एलिमेंट से पहले तक का, इसके पहले तक का सिमेट्री एलिमेंट चालू रहा, POS COS ये आने वाला नहीं है। ठीक है भैया, इसके पहले तक सिमेट्री एलिमेंट से पहले तक पढ़ें ऑप्टिकल में, और बाकी कंप्लीट आइसोमेरिज्म अप टू सिमेट्री एलिमेंट से पहले। ठीक है भैया, चलें तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज बहुत ही शानदार शानदार चीजें देखने को मिली है कुछ, लेकिन ये बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्फ़िगरेशन आपने सीखे आज। ठीक है सर, अगर डैश और वेज दोनों पे ना हो तो 4th प्रायोरिटी देन क्या करेंगे, तो भी आप स्विच करेंगे, तो भी डैश पर लाएंगे, एक बार में सीधे वहां से वहां डैश पे ले आएंगे। सपोज करो ऐसा हो गया मामला कि मान लीजिए ऐसा ऐसा है, ये वेज है और ये मान लो डैश ना आ जाए ऐसा, और यहाँ पर लाना मुझे, यहाँ पर 4th प्रायोरिटी है, तो कोई बात नहीं, इसको उठा के यहाँ पटक दो एक बार में और यहाँ ले जाओ, खेल खत्म ऐसा। ठीक है भैया, इस तरीके से तो भी वही करेंगे, बदलना है। मतलब जब तक डैश पर ना ला लिया जाए तब तक हम RS बोलने वाले नहीं है। RS बोलने की हमें इजाजत या अनुमति या हमें परमिशन कब मिलती है, जब हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो 4th प्रायोरिटी जो है वो कहाँ है, डैश लाइन पर आए। जब वो डैश लाइन पर प्रेजेंट है उसी केस में हम कमेंट कर सकते हैं R या S। ठीक है भैया, ऐसा। मॉड्यूल में कहीं कोई डाउट है क्या? है तो आप व्हाट्सअप करें, ठीक है, और पूछ सकते हैं आइसोमेरिज्म तक का, जो भी ना मॉड्यूल में आपने किया होगा आइसोमेरिज्म, जो भी डाउट है आप उसे व्हाट्सअप कर दें, अपन रिप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, व्हाट्सअप करें और कॉल कर बता दें कि सर आपको भेजा हुआ है, मैं कर दूंगा। ठीक है भैया, चले मैं व्हाट्सअप चेक करता रहूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है ना, लगातार। ओके ना, एंजॉय। ठीक है भैया, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप अगर इन केस कोई दिक्कत हो, डाउट हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही सेशन कर रहा हूँ एंड बाय बाय, सी यू सून। चले।